अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद रोज़ पहले मोहसिन नकवी साहब के एक बयान के बाद पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक भौचाल है, और ये भौचाल ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद या जिसका नुक्ता आगाज़ मोहसिन नकवी का एक स्टेटमेंट था। मोहसिन नकवी ने जो कुछ एक्चुअल में पाकिस्तान सारे में हो रहा है उसी की एक झलक दी है। झलक देने की उन्हें ज़रूरत क्यों पेश आई ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि उसी निज़ाम की वो ख़ुद नुमाइंदगी करते हैं। उसका एक तगड़ा ताकतवर किस्म का मोहरा है, और जो चीज़ें पाकिस्तान में हिलती हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उसका एक सेंट्रल पिलर के तौर पर व्यक्त करते हैं। क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के बगैर जो बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान में, जैसे 26 नवंबर पीटीआई बहुत शोर मचाती है, तो 26 नवंबर इंटीरियर मिनिस्टर के बगैर हो नहीं सकता ना। 26 नवंबर या कोई और वाक़या अगर कश्मीर में कुछ हुआ या रावला कोर्ट के अंदर एक्शन का जिक्र होता है तो वो भी इंटीरियर मिनिस्टर के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन सवाल अक्सर ये उठाया जाता है कि इंटीरियर मिनिस्टर को या मोहसिन नकवी को ये बयान अब देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और उसके फ़ौरन बाद DGISPR ने उसको इंडोर्स भी कर दिया। तो क्या इससे मुराद ये ली जाए कि जो फरवरी 2024 को एक हाइब्रिड प्लस प्लस मॉडल क्रिएट किया गया था उससे उनकी बस हो गई, हाथ खड़े हो गए, बस अब और नहीं, काफ़ी हो गया, हम जो कुछ कर सकते थे कर लिया, अब ये चल नहीं रहा। ये वाली स्टेज आ गई है कि बस अब आगे बढ़ना है, इससे काम गुजारा नहीं है हमारा। क्योंकि जिस चीज़ को उन्होंने छेड़ा है, अगर तो एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो फिर तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मौजूदा शक्ल में जहाँ जहाँ मौजूद है वो रह नहीं सकते, और जो वो रद्दमल देंगे वो रद्दमल ये संभाल भी नहीं सकेंगे जिन्होंने ये सेटअप बनाया। क्योंकि आम तौर पर एक साथ होता था फ्रीक तो दूसरा मुतबादल उन्होंने हाथ में पकड़ा होता था, या एक मुखालिफ है एक साथ है इसको छोड़ते थे तो वो पकड़ लेते थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग इसी तरीके से अदल बदल करते रहे। जब इन दोनों को डंप किया तो PTI आ गई। अब PTI भी अंदर है, और ये नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी मुखालिफ बना लिया जाए, तो एक फ्रीक तो साथ रहना चाहिए। आप किसी टेक्नोक्रेट को भी ला के बैठाना चाहें या मोहसिन नकवी को ही प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाना चाहें, फिर भी किसी एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी की सपोर्ट ज़रूरी है। PTI भी मुखालिफ हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी सड़कों पे हो, मौलाना फजल रहमान भी नारे मार रहे हो, तो फिर संभाला नहीं जाएगा। संभालने के लिए बैसाखियाँ ज़रूर चाहिए होती हैं। तो अभी बैसाखियाँ फ़िलहाल मेरे दानस में तो नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, या तो वो इसी तनख्वाह पे गुजारा कर लें या कुछ ऐसा रद्दोबदल कर लें कि जिससे सारों के लिए काबिल कबूल हल निकल आए। होगा क्या अभी मेरे लिए कहना बहुत ही मुश्किल है। बाज़ लोगों की राय ये थी कि कश्मीर में सूरत हाल बहुत ख़राब थी, लोग वोट डालने आ नहीं थे रहे, क्वेश्चन कर रहे थे रिट ऑफ द स्टेट को। रावला कोर्ट में जो कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमने रिपोर्ट भी नहीं की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी डिस्ट्रैक्शन है कि नून लीग उसकी तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ उंगली उठा के कहे वो चोर है, और पीपल्स पार्टी सारी जो है वो उंगली उठाए और वो नून लीग की तरफ हाथ करे और वो कहे कि नहीं ये चोर है। सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। अभी इसको शायद 2, 4, 5, 6 रोज़ लगेंगे तो फिर हमें इसको समझना आसान हो जाएगा। लेकिन शायद सबके हाथ में वो जो खुले कार्ड होते थे ना ऑप्शंस के, वो ऑप्शंस के उतने आसान कार्ड अब किसी के हाथ में है नहीं। मुल्क के हालात यही हैं कि सारे जो नौजवान नस्ल ख़ास तौर पर, जिसको कॉकरोच की आजकल इंडिया वाली उस मूवमेंट के बाद पाकिस्तान में भी तशबीह दी जाती है, पढ़ी लिखी यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट का, मायूसी का शिकार है क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। माँ बाप ने सारी उम्र के वसाइल लगा कर बच्चे को पढ़ाया, ग्रेजुएट किया, मास्टर्स करवाया, और उसके बाद नौकरियाँ नहीं हैं, डिग्रियाँ हाथ में लेके मारे मारे फिर रहे हैं। वो यूथ जो है जिसके अंदर गुस्सा भी है और वो इस सिस्टम को, इस रौले को, इस धांधली को मानने पे भी तैयार नहीं है, वो हमें भी क्वेश्चन करते हैं, और उन लोगों को जिनको मुंतखब होकर पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको भी क्वेश्चन करते हैं, उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप सही से मुंतखब होकर आए हैं, तो आए हैं तो फिर आप हमारे मसाइल का हल क्यों नहीं देते। वो नौजवान जो है वो एक्चुअली तो वो मूवर एंड शेकर वही है। अभी हम समझ लें इसको तो अच्छा है, साल 6 महीने और ताख़ीर कर दी तो हमें और ज़्यादा मार पिटेगी। आपको एक ताज़ा थोड़ा सा दोहराने की खातिर कि क्या हुआ, किसने क्या कहा, मोहसिन नकवी साहब और DGISPR के उन बयानात का पहले हवाला दे दूं, फिर आगे चलते हैं। दिखाइएगा जी। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, हल एक है। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी ये काम नहीं होगा। इस निज़ाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, एक कमरे में बैठना पड़ेगा। सियासत है तो सियासत है। ये जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, देयर इज सम प्रॉब्लम जो उस तरह डिलीवर नहीं कर रहा। यस, गुड गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर पाकिस्तान। इफ दैट गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट, देन लेट दैट बी हैपन। आज इसमें बड़ी क्लियर है दोनों स्टेटमेंट में, कोई आपको इबहम नज़र नहीं आएगा। शर्जील मेमन ने जो कुछ आज कहा वो भी आपको दिखाता हूँ, और ये सिर्फ शर्जील मेमन नहीं कह रहे, बहुत सारे पीपल्स पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे नून लीग के लोग कह रहे हैं।
नून लीग पीपल्स पार्टी की तरफ उंगली उठा रही है, पीपल्स पार्टी नून लीग की तरफ उंगली उठा रही है। बहुत परफेक्ट सिचुएशन है जिसमें अगर असल मसलों से तवज्जो उठानी हो तो ये खेल ने चंद दिन और, लेकिन देन व्हाट, सुनिएगा शरजील मेमन क्या कह रहे हैं। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया। कश्मीर के इंतखाबात, वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी या प्राइम मिनिस्टर साहब थे या मियां नवाज शरीफ साहब थे, ये भी सीटें नहीं जीते थे। वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। वफाकी हुकूमत पर डाका डाल दिया, पंजाब हुकूमत पर डाका डाल दिया, अब फिर वो कश्मीरियों के हक पर जो है डाका डालने की, अगर वो समझते हैं कि हर बार उनको हर चीज़ हजम हो जाएगी, इस बार हजम नहीं हो सकेगी। ये बयानात के साथ साथ वो जो कॉकरोच की आजकल बार बार गर्दान दोहराई जाती है, तो एक फैज़ अहमद फैज़ ने एक नज़म लिखी थी, उसके मैं पूरी तो नहीं पढ़ता, चंद एक मिसरे पढ़ देता हूँ। वो कहते थे, वो इसी तरह के कॉकरोचेस के लिए तशबीह जिनको आज दी जा रही है उनके लिए उन्होंने लिखा था, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते के बख्शा गया जिनको ज़ौक़े गदाई ज़माने की फटकार सरमाया इनका, जहाँ भर की धतकार इनकी कमाई। बिल्कुल एंड पे आ जाता हूँ। ये फाकों से उकता के मर जाने वाले मजलूम मखलूक के अगर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहें तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियाँ तक चबा लें। कोई इनको एहसास ज़िल्लत दिला दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। तो फैज़ ने बेसिकली इन्हीं कॉकरोचेज़ के लिए ये नज़म लिखी थी। तो हम उनसे बहुत दूर नहीं हैं उस सलाह से, सिर्फ कोशिश करें कि सारे मिलकर उसका कोई तदारुक करने की, कोई हल निकालने की कोशिश करें। नहीं तो बलूचिस्तान देखूं, केपी देखूं, अब आज़ाद कश्मीर देखूं, जहां मेरा ख्याल है कि हमने अपने हाथों से इतनी चिंगारियां फेंकी हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर हो ही जाए, उसको बजाय बुझाने के जलाने की पूरी कोशिश की है। तो कुछ खौफ खुदा करके हम मामलात को दुरुस्त से बढ़ाने की कोशिश करें। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हुमायूं अहमद साहब, कश्मीर का इलेक्शन नुक्ता आगाज़ है सर, यह जो पाकिस्तान की मौजूदा ओवरऑल सिचुएशन है, इसने कुछ झंझोड़ दिया लोगों को कि हम एक नई बहस खोली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। मुझे इमरान खान का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, मुझे याद नहीं है कि एंकर कौन था या किसने लिया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया के किसी भी निज़ाम में आप आसिफ अली ज़रदारी साहब या मियां नवाज शरीफ साहब को बिठा दो, वो निज़ाम फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि अगर इनको आप UK के अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप दे दो, 5 साल के अंदर अंदर UK जो है ना कर्जदार हो जाएगा और पाकिस्तान से कर्जा मांगेगा। UK आजकल अपने वज़ीर आज़म तो उन्होंने खुद ही मुंतखब किया, नहीं क्या तुम ये कुछ ही कर रहे हैं। मैं वो बता रहा हूँ। नंबर 2, उन्होंने उस वक्त कहा था 2022 में, जब उनको एक गलत तरीके से वो साइफर जिसके बारे में उस ज़माने में सब कहते कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसकी बेसिस पे जब निकाला जा रहा था, तो उन्होंने बाजवा साहब को मुखातिब होकर कहा था कि जनरल साहब आप हमें हटा तो रहे हो, आपसे मईशत नहीं संभलेगी। आज 4 साल बाद हमारे जो सबसे पावरफुल मिनिस्टर हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इन सब में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके अपने राना सनाउल्लाह साहब का भी कहना है, सबसे पावरफुल है। उन्होंने भी उस चीज़ का कहा है कि यार ये चीज़ बिल्कुल फिनिश, ख़त्म। और ये इनको एहसास इस लिहाज से हुआ है कि जिस वक्त इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाला था, तो आवाज़ आई थी कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया है, आवाज़ आई थी कि $100 बिलियन के मुआहदे होने वाले हैं, आवाज़ आई थी कि मईशत एकदम उड़ने लगी है, पाकिस्तान उड़ान, और ये उड़ान और वो उड़ान आज मेरे ख्याल में वो किसी ज़माने में यहाँ एक बस सर्विस होती थी उड़ान, वो भी नहीं रही थी। आज इन्होंने वो काम कर दिया है। इनको ये समझ नहीं आती कि वजह क्या है, और मैं वजह बड़ा सिंपल है। वजह ये है कि अगर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कॉल सुन लें, ये जुल्म का निज़ाम है, ये चल नहीं सकता, ये अल्लाह ताला का उसूल है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, ये जालिम लोग हैं, ये जुल्म कर रहे हैं, कैसे चलेगा? आप मुझे बता दें, अल्लाह ताला का निज़ाम, जब अल्लाह ताला कह रहा है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का चल सकता है, ये लोग कैसे चला सकते हैं जुल्म करके?
हसन मुर्तज़ा साहब से भी इस पर राय ले लें। हसन मुर्तज़ा साहब, आपकी जमात काफ़ी वोकल है इस इशू के ऊपर। कभी इनको कहते हैं ये फॉर्म 47 वाले हैं, कभी कहते हैं 47 प्लस वाले हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये कोई नई आपके रियलाइजेशन है? 2024 से 2026 बड़ा तवील अरसा लगा आपको यहाँ तक आते आते, अब आपने फॉर्म 47 इनको कहना शुरू किया। तो शर्जील मेमन ने कह दिया ये अपनी नशिस्तें नहीं थे जीते, तो पहले दिन ये एहसास नहीं हुआ आपको? नहीं, मेरे साहब एहसास तो पहले दिन का ही था और मैं तो खुद भी विक्टिम हूँ। मुझे एहसास किसने दिलवाना था? डॉक्टर साहब भी अक्सर प्रोग्राम्स में होते हैं, मैं तो जब भी जिक्र होता है खुल के बात भी करता हूँ और कहता हूँ कि मैं तो खुद विक्टिम हूँ 47 का। मुझे मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा। सर, गुजारिश ये है कि हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे निकलना होगा। अगर हम इसी चीज़ पे फंसे रहें कि साइफ फला, मैं माजरत के साथ मैं डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को रद्द नहीं कर रहा, या वो ये ना समझें कि मैं कोई PMLN को सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे हमें आगे चलना चाहिए। हम उस वक्त भी ये बात कहते थे कि हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, इसकी जो शफाफियत पे उंगलियां उठती हैं उसको करना चाहिए। और ये हम कर कहाँ सकते हैं? पार्लियामान के अंदर। आपको बेशक तहफ़्फ़ुज़ात हों, आपको जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, ख़दशात हों, आप उस गवर्नमेंट को माने ना माने, अगर तो हमने सिस्टम को बेहतर करना है तो सिस्टम में रह के करना है। इसको नदीम भाई, मैंने जनरल ज़िया-उल-हक़ के ख़िलाफ़ भी जदोजहद की है, मैंने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जदोजहद की है, मैंने बड़े बुरे हालात देखे और मैंने PMLN वक्त भी होता है जिस वक्त PMLN अपने अरूज पे थी और PMLN उस वक्त जब इनका शेख रशीद भी इन्हीं का स्पीकर था, इन्हीं का स्पोक्स पर्सन था, उसकी बदतमीजी भी बर्दाश्त की। मतलब है कि हमने वो अरूज देखा और अपने सब्र व तहम्मुल के साथ एक सियासी कारकुन वाली जो जद्दोजहद थी वो जारी रखी और हमने काफी। हसन साहब, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम और शहबाज अपनी सीटें भी पता नहीं जीते हैं कि नहीं जीते, तो फिर तो इनकी लेजिटिमेसी एज ए फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट आप पीपल्स पार्टी वाले चैलेंज कर रहे हैं। और फिर नए अगर सूबों की बहस करनी हो तो जिनकी लेजिटिमेसी आप चैलेंज कर रहे हैं उनको आप ये इख्तियार तो दे ही नहीं सकते कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के ऊपर वो बैठ के फैसला करें। पहले तो लेजिटिमेसी तय करनी पड़ेगी ना। तो ये फॉर्म 47 वाले हैं या ये मुंतखब हैं? पहले तो ये बता दें मुझे। वो होने भी नहीं, वो बिल्कुल सही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, आप पे एक इल्ज़ाम लगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे हल्के में धांधली हुई है। अब जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं उन्हें तो फिल फौर चाहिए था कि ये हल्का खोलो और पब्लिक आके इसकी काउंटिंग कर लो। आप अब हर चीज़ अपने सामने रखो, उसका ओपन ट्रायल हो, जिसका दिल करे वो पास ले और जाके वो देखे कि क्या है। इन्हें तो उस पे फौरन कर लेना चाहिए था, नहीं कर पाए। चीज़ों को अगर ठीक करना मकसूद हो या आप बिल्कुल क्लियर है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को मौका, डॉक्टर साहब को भी हर रोज इया का नाबुदो वैया का नस्ताइन ना पढ़ना पड़े। फिर सही इन हालात में शर्जील मेमन का एक दफा जरा स्टेटमेंट दोबारा प्ले करिएगा तो फिर बैरिस्टर हकीम साहब आ चुके हैं, इनसे भी जवाब लेते हैं। जरा दोबारा प्ले करिएगा शर्जील मेमन ने क्या बोला। 2024 के इंतखाबात की तारीख को दोहराया गया, कश्मीर के इंतखाबात, वो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, ये फॉर्म 47 प्लस की कार्रवाई थी। फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, जो चीफ मिनिस्टर साहिबा थी या प्राइम मिनिस्टर साहब थे या मियां नवाज शरीफ साहब थे, ये भी सीटें नहीं जीते थे। वफाक की हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। वफाक हुकूमत पर डाका डाल दिया, पंजाब हुकूमत पर डाका डाल दिया, अब वो कश्मीरियों के जो है वो तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ अपनी सीटें ही नहीं जीते, उल्टी गिनती शुरू होगी इनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
देखिए ये 10 तारीख तक जो है तमाम तर बयानबाजी है और जो बयान आ रहे हैं वो एक इलेक्शन कैंपेन का ही हिस्सा है। अब और तो कुछ इनके पास तनकीद करने के लिए है नहीं, क्योंकि कारकर्दगी में बिल्कुल 0/0 सिफर हैं ये। सिंध की का हाल देखते हुए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर आपको सिफर कह रहे हैं, आप उनको सिफर कह रहे हैं? नहीं, सच कौन कह रहे हैं? सच तो हम कह रहे हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और दिख क्या रहा है कि पंजाब में तरक्की दिख रही है, पंजाब में खुशहाली दिख रही है, पंजाब फूल रहा है, फल रहा है। उसके साथ साथ वहाँ के लोग जो हैं वो मुतमईन हैं, तमाम तर सर्विस डिलीवरी वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, मैं क्या आपको गिनवाऊँ, क्लिनिक ऑन व्हील से लेके जो हिम्मत कार्ड है, जो ग्रीन बसेस हैं, मतलब ये चंद चीज़ें मैंने आपको। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मरियम नवाज अपनी तस्वीरों के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, अमली प्रोजेक्ट्स वो कहते हैं सिंध में ज़्यादा हमने शुरू की। तो फिर उनसे ये भी सवाल करें कि 18 साल हो गए तो मेहनत यूनिवर्सिटी रोड पे क्यों नहीं की गई? 18 साल हो गए, पीने का साफ पानी कराची के लोगों के पास क्यों नहीं है? बाकी सिंध तो पीछे ही छोड़ दें। फिर उनसे ये भी पूछें कि वहाँ पे 47 वाले हैं या नहीं, ये बताएं। हम बिल्कुल भी नहीं है। वो तो नाम लेकर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज कहते रहे। देखिए फिर बात सख्त हो जाएगी। बात तो ये है कि अपनी पार्टी के टॉप लीडरशिप को जब इलेक्शन कंटेस्ट करवाना था तो कोई एक बंदा भी मैदान में खड़ा नहीं होने दिया, बिल्कुल बिला मुकाबला करवाया कि नहीं करवाया, मैं नाम नहीं लूंगा। तो नवाज शरीफ से मुकाबला कौन करता है सर? आप नहीं, आप खड़े हो जाए, आप तो उनके लॉयलिस्ट हैं। वहां पे तो खड़े हो रहे थे लोग। कौन से सर? सिंध में, जहां से नवाज शरीफ के मुकाबले में कौन खड़ा होता? देखिए क्यों नहीं खड़े? किसी पार्टी में कोई नहीं, ना इमरान खान के मुकाबले में कोई, ना डेमोक्रेसी का सबक किसी पार्टी में। क्या अतात आरड़ साहब जो है वो बिलावल के मुकाबले में नहीं खड़े हुए? खड़े तो हुए ना, मैदान में तो थे सर। तो पार्टी की डेमोक्रेसी का जिक्र हो रहा है, अताउल्लाह तारड़ और बिलावल का कहां से मुकाबला आ गया? पार्टी के अंदर इलेक्शन बात कर रहा हूं ना कि पार्टी के नवाज शरीफ के मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ को खड़ा कर देते। डाई हार्ड लॉयलिस्ट है ना वो, तो आप ये भी नहीं रिस्क लेते कि तारड़ को ना 2 वोट पड़ जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें मैं इस तमाम तर मामले पे एक वाज़ेह तौर पे आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख तक स्टेटमेंट्स हैं। आप एक जय्यद सहाफ़ी हैं, आपने कई इलेक्शंस कवर किए। इस इलेक्शन के हवाले से इन स्टेटमेंट्स का मकसद सिर्फ डिस्ट्रैक्शन? मेरे ख्याल से इन स्टेटमेंट्स का जो मकसद है वो ये है कि जब आपके पास आपका मंशूर में कोई ऐसी चीज़ ना हो, आप कहें कि हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत, कौन से हक़ मलकियत? क्या वहाँ पे लोग मालिक नहीं हैं? वहाँ पे जो बिलावल की स्टेटमेंट वैसे अच्छी थी, आप बुरा चाहे माने, लेकिन वहाँ पे कश्मीर के लोगों को ये सुनना था जो उसने कहा, ये सुनना चाहते थे वो। अगर सुना तो फिर, लेकिन रावला कोर्ट पे ना आप बोले हैं तो ना बिलावल बोले, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक है। वो सुनना चाहते थे यही चीज़ें, तो फिर क्यों नहीं वोट किया? क्यों फिर वो तरक्की को वोट कर रहे हैं? फिर क्यों वो इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट कर रहे हैं? आपका दावा है ना, वोट पड़ा पीपल्स पार्टी तो कहते हैं ठप्पे मारे, वो तो कह रहे हैं कि ठप्पे मारे। बताएं, जो 4 सीटों का बताते थे, जो मीरपुर की 4 सीटें हैं मलिक साहब, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं, राना साहब की भी स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा 4 सीटों से बात शुरू हुई, हमने कहा ले आए एविडेंस, ले आए, फिर उन्होंने कहा नहीं ये असल में 3 सीटें थी। उन्होंने कहा चले 3 का दिखा दें, उसमें कहा नहीं वो 2 थी। फिर आखिर में 1 में बात आई और 1 में भी वो सबूत नहीं दिखा सके। सारों का ही रोल है सर। रोला बिल्कुल किसी का नहीं है मलिक साहब। मैं बड़ा ही फेयरली और ट्रांसपेरेंटली आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 23 सीटें ली हैं 45 में से, 14 नहीं है अभी इस मुजफ्फराबाद वाले में। आपकी मेहरबानी है, आपने सिर्फ 23 ली हैं, आपको 43 लेनी चाहिए। 2 सीटें तो देखे ना, जो रेफ्यूजीज की सीटें हैं उसमें से भी तो पीपल्स पार्टी जीती है। जहां पीपल्स पार्टी जीतती है ना, वहां पे पीपल्स पार्टी कहती है जी बिल्कुल जबरदस्त इलेक्शन हुआ। पीपल्स पार्टी का वतीरा ये हो रहा है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि जो हल्के की सियासत करते हैं डॉक्टर साहब, पीटीआई का भी यही वतीरा था। पीटीआई कहती थी नहीं, सुबह से कौन सी धांधली शुरू होगी मुझे बताएं? सुबह से लेके रात शाम तक, ये जब तक पोलिंग क्लोज नहीं, धांधली होगी। कहाँ धांधली हुई? कोई हमें सबूत बताएं। कुछ पोलिंग स्टेशन पे मलिक साहब ये जरूर हुआ है कि दोनों फ्रीकैन आमने सामने थे। देखें, लोगों की दुश्मनियां भी होती हैं, लोग, इलेक्शन प्रोसेस है। मैं खुद, जब कई पोलिंग स्टेशंस आपके जो होते हैं वो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशंस होते हैं, अब उन पोलिंग स्टेशंस पे अगर कोई तू तकरार हुई है, कोई हाथापाई हुई है, उसको उन्होंने कहा जान के हमले हो गए। बैरिस्टर साहब, लेकिन हमारे पास कोई अच्छी खबर नहीं है कश्मीर के इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। मैं तो नहीं कह सकता कि बहुत अच्छे कश्मीर का इलेक्शन, मेरे तो ख्याल में वो धांधली ज्यादा इलेक्शन थे। और मैं आपके वोटिंग काउंट से भी, देखिए मैं तो फिर कहूंगा सबूत जो क्लेम है आपका अवाम के सामने सबूत रखें। 2024 का सबूत ये लाएं, इनसे पूछें ये जो फॉर्म 47 कहते हैं, ये फॉर्म 47 का इनसे सबूत मांगे ना, आप मानेंगे? सबूत नहीं लेके आए। सबूत तो पाकिस्तान में बस जो पकड़ा जाए वही सबूत है, बाकी कोई यही बात। अब सबूत, सबसे बड़ा सबूत यह है कि अपनी दौरे हुकूमत में, आखिरी बात करूंगा, डस्का के इलेक्शन में क्या हुआ था, धुंध डाली थी ना, खान
खान साहब ने और उनकी पार्टी ने, पीटीआई ने, अपनी हुकूमत में वो सारे बाई इलेक्शन हार गए थे। शायद एक सियालकोट वाली एमपीए की सीट थी वो जीते थे, पीएम बाकी सारी सीटें हार गए थे। सर ये कश्मीर में हुआ क्या है, पहले आप किस बात नहीं सुन लें। देखिए, जो मुझे पता है कश्मीर में क्या हुआ है, जितना मुझे पता है, सही है गलत है कोई लोग बताते हैं। जो ये याद रखिए, मैं अयूब मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। मेरे साथ के कम से कम 25 से 30 डॉक्टर्स वो हैं जो इस वक्त कंसल्टेंट लेवल पे, बहुत सीनियर लेवल पे डॉक्टर्स हैं, और वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में रावलाकोट, मीरपुर, किस बाग में, इधर उधर हर जगह पे, खुई रट्टा हो गया सारे, उन सब लोगों ने अपने अपने जगह से अपने अपने वीडियोस बना के भेजे हैं हमारा जो ग्रुप है उसमें, और उसमें उन्होंने बताया कि ये हो रहा है। पहली बात, वहाँ की जो अवाम है वो नहीं निकली है। उसका एक वजह यह है कि वहाँ पे आपने बहुत सारे हलकों में देखे हो कि जहाँ पे जो टोटल ठप्पे पड़े वो लेट्स से अगर 100 वोट है वहाँ पे, तो 130 वहाँ पे वोट पड़ चुके हैं। अब ये सारा वो ट्रेंड है जो 2024 में भी था। ये जब बात करते हैं कि जी सबूत क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, हसन साहब, आप, मैं, अकील साहब, हम चारों एक हलके में लड़ रहे हैं। अब उस हल्के के बाद हम सबको फॉर्म 45 मिलेगा, एग्रीड। अब मेरा और अकील साहब के दरमियान में एक फड्डा आ जाता है कि मैं कहता हूँ कि यार मैं जीता हूँ, ये कहते हैं ये जीते, तो हम कहते हैं फॉर्म 45 निकालो। अब अगर मेरा फॉर्म 45 जेन्युइन है तो हसन साहब और आपका और मेरा फॉर्म 45 एक जैसा होगा, एग्रीड, क्योंकि सबके ऊपर एक वक्त में स्टैंप लगता है, और इनका फॉर्म 45 गलत होगा। अब ये बात इस्लामाबाद के 2 हलकों में जो हमारे पीपल्स पार्टी के वो थे, अपने क्या नाम है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, वो भी यही कहते हैं। अच्छा, बाकी जगहों पे भी यही कहते हैं। मैं आपके साथ के जो कितने जो एंकर्स हैं, जैसे मंसूर अली ख़ान, वो कहते हैं कि हल्का 130 के अंदर वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हारे हैं। वो कहते हैं मैं एक एक चीज़ के बारे में बता के सकता हूँ, और ये एक वो नहीं है, ये हर एक ये कहता है। जो उधर वो थे यहाँ पे कमिश्नर साहब थे पिंडी के, उन्होंने भी यही कहा था। आपको पता उसके बाद कमिश्नर साहब कहाँ गए? मुझे नहीं पता ना, आपको सिर्फ पता उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी को रात में उसी में अलायंस अनाउंस कर दिया था, उसके बाद उनकी जरूरत नहीं रही। अच्छा, मैं आपको एक बात, उससे मुझे याद आया, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रेक ले अगर उस दिन, मैं एक फाइनल कर लूँ, अगर उस दिन रात को जल्दी में अपनी चौथी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब वो ना करते और वो कह देते कि यार ये ठीक नहीं है, वो लीडर बन जाते, शायद लीडर बन जाते, लेकिन उनकी उस चीज की वजह से आज वो एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सरदार यूसुफ साहब, वफाकी वजीर मजहबी उमूर, हमारे साथ हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सरदार साहब, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? मलिक साहब, नए सूबे जरूर बनने चाहिए, इसके लिए तारीखें शुरू है। जिस तरह हमने सूबा हज़ारा की तारीख 2010 से शुरू की है और उसको मुसलसल उसके लिए जदोजहद कर रहे थे, पूरे हज़ारे के लोग उसके लिए इकट्ठे हुए और मुतहद हुए, और इस पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुतफिक हैं। और वक्त की ज़रूरत है कि इस वक्त जितनी आबादी है पाकिस्तान की, 25 करोड़ के लगभग आबादी है, जहाँ कई डिवीजन बने, कई ज़िले बने, कई तहसीलें बनी, एक ज़रूरत थी, तो सूबे भी ज़रूरत है। और उसके लिए क्योंकि छोटे यूनिट होंगे तो उसमें इंतज़ामी तौर पर बेहतर आवाम की बेहतर खिदमत भी की जा सके, कि आवाम के जो सहूलियात के लिए काम किया जा सकेगा, डेवलपमेंट हो सकेगी। तो सरदार यूसुफ साहब, फिर आप मोहसिन नकवी और DG ISPR जनरल शरीफ दोनों के बयानात की आप हमायत करते हैं? जी बिल्कुल, सूबों के हवाले से मैं हमायत करता हूँ, और ये 2010 से हम ये तहरीक चला रहे हैं। इस वक्त सूबा हज़ारा तहरीक का मैं चेयरमैन हूँ, और मैंने कई दफ़ा, यानी चाहे मैं हुकूमत में था या नहीं था, हमने मुसलसल जदोजहद की है। और इसमें एक नुमाया बात यह है कि हज़ारे के तमाम जमातें उसकी हमायत करती हैं। और इसी तरीके से जहाँ भी मुल्क में अगर नए यूनिट बनाने की ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत इस वजह से भी है कि अगर
पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, मैशत को बेहतर बनाना है और मसाइल को हल करना है, तो छोटे यूनिट नागुज़ीर हैं और उनको बनाना चाहिए। आपके ख्याल में ये जो तजवीज़ आती है कि 20 से 22 छोटे यूनिट्स बना दिए जाएं, 20 से 22 सूबे बना दिए जाएं बजाय 4 सूबों के, आपके ख्याल में 20 सूबे बनने चाहिए? देखिए, वो तो एक वाइबिलिटी देखनी चाहिए कि किस इलाके की किस जगह क्या वाइबिलिटी बनती है, और जितनी एक ज़रूरत है उसके मुताबिक मतलब है जो एक मतलब जिससे कि वहाँ के लोगों के को भी अनबोर्ड करके उनसे ज़रूर ये राय लेकर मतलब बनाना चाहिए। और जितने भी सूबे बने उसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखना चाहिए कि अवाम को कितना फ़ायदा है, मुल्क को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पावर डिवॉल्व होती है और उससे अवाम को फ़ायदा ज़रूर होता है। बदकिस्मती से जो 18वीं तरमीम में सूबों को डिवॉल्व हुए पावर, आगे जो मतलब ज़िलों को डिवीजन को नहीं हुए थे, जिसकी वजह से यानी ग्रास रूट लेवल तक लोगों के मसाइल इसी तरीके से रहते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हाल इस वक्त तो मैं तो ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी तजवीज़ है। नकवी साहब ने भी कही है, उससे पहले फील्ड मार्शल साहब ने भी ये कराची में लास्ट ईयर ये बात कही थी, और बहुत सारे दूसरे लोग हैं इसके लिए वो मतलब अपने दलाइल भी देते हैं। और इस हवाले से हर चीज़ को देखना भी चाहिए पूरी मतलब है जो उस इलाके की। सरदार यूसुफ साहब, वफाकी वज़ीर मज़हबी, शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो मोहसिन नकवी साहब, अलीम खान साहब और अब सरदार यूसुफ साहब, तो वफाकी काबीना के अंदर से ताकतवर तरीन जो शख्सियात हो सकती हैं वो इसके ऊपर मोहर लगा रही हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, तो फिर पंजाब के साथ आप सिंध में भी नए सूबों की हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, मैं तो नए सूबों के हवाले से अभी तक कन्विंस नहीं हूँ कि नए सूबे ही जो है वो मसाइल का हल है। मुझे तो अभी इस पे जब डिबेट ओपन होगी, गुफ्तगू होगी, तो ज़रूर अपनी राय भी उसमें तफसीलन देंगे। आप एक मैं छोटी सी गुजारिश करूँ, और फिर मैं वकील साहब ने अभी काफ़ी सारी चीज़ें कही, अगर आपने टाइम दिया तो मैं थोड़ा सा उन्हें भी रिस्पॉन्ड करूँगा। देखिए, यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं ना कि शायद छोटे यूनिट्स बनेंगे तो मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे, मुझे समझ से बालातर है कि आज जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी है, अगर आप उनको देखें तो आप क्या इस चीज़ के मुतम्मिल हो सकते हैं कि 10 और नए आईजीज़ बन जाएं और चीफ सेक्रेटरीज बन जाएं, होम सेक्रेटरीज बन जाएं, बाकी सारी जो सिविल एस्टेब्लिशमेंट है वो खड़ी कर दी जाए, सेक्रेटेरिएट बनेंगे, असेंबलियां बनेगी, और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होगा। तो जो मुल्क पहले ही हर साल ये सोच कर अपना बजट करता है कि इस दफ़ा हमने IMF को इतने पैसे अदा करने हैं और इतना नया कर्जा लेना है, तब ये कर्जा हमने अदा करना है, तो वो क्या इन अखराजात का मुतहम्मिल हो सकता है? मेरा तो नहीं ख्याल। बाकी मेरे से ज़्यादा समझदार, ये कोई वो 26वीं 27वीं तरमीम की तरह इस पे मोहर नहीं लगाएंगी, बल्कि इस पे बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। एक बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट है, वो आपको सुनाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाते हैं, दिखाइएगा बिलावल भुट्टो ने क्या बोला। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये ज़रा प्रोड्यूसर साहब एक दफ़ा दोबारा प्ले करें, नून लीग वालों को बहुत मज़ा आएगा। ये टिक टॉक दोबारा ज़रा प्ले करिए। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिस्टर अकील साहब, टिक टॉक मेरे ख्याल से वो टाइम की टिकटॉक की बात नहीं कर रहे थे, वो टिकटॉक की बात कर रहे थे कि माशाल्लाह आपकी टिकटॉक जो है शुरू हो गई है। गेट रेडी नाउ, दिस टिकटॉक इज ओनली अंटिल
or this timeline is only until 10th of August. ये आए थे क्योंकि जमहूरियत के अलंबरदार हैं और कहते हैं कि हम जमहूरियत की खातिर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद में हैं, तो जमहूरियत की खातिर इस सफ़र को मलिक साहब मुझे आपने टाइम ही नहीं दिया, मेरा टाइम आपने बैरिस्टर आप सर नहीं सर मैं माजरत अब आप दोबारा जवाब दे दें। वो नून लीग को एड्रेस किया था बिलावल ने, इसलिए जवाब इनसे लिया। आप दोबारा जवाब दे दें, बिलावल का भी ऐड कर लें। जी हसन साहब, देखिए जहाँ तक चेयरमैन का जिस खुशफहमी में ये है ना कि ये नारों की हद तक है, उससे इन्हें भी निकलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कुछ किया है इनके लिए, तो अब अगर पीपल्स पार्टी ये कर रही है तो ये भी वो अपना हक महफूज रखते हैं। इससे इन्हें किसी किस्म की नेगेटिव जो है वो नहीं लेना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए, अपने आप को बेहतर करे। हुकूमत तो इन्हीं की रहनी है ना, हमारे निकल जाने से भी इनकी जो अददी अक्सरियत है वो तो पार्लियामान में रहनी है। हमारी गुजारिश है कि मलिक साहब, बैरिस्टर साहब ने काफ़ी चीज़ें कही जी कि ये गए तो हक़ मलकियत क्या थी। हक़ मलकियत और हक़ हाकमियत जो थी वो यही था कि आपका जो एक ऑपरेट करता है ना कश्मीर को, एक वज़ीर बैठ के, वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर, वो उनको कहा था कि वो आप डिसाइड करेंगे कि क्या होना है, क्या आप करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। आपको ये फैसला करने का हक है कश्मीरियों को, किसी को बाहर से बैठ के करने का नहीं है। उसमें आपसे कोई नहीं था, वो किसी भी हुकूमत का वज़ीर हो सकता है। और हक़ मलकियत जो था वो ओनरशिप थी जो उन्हें नहीं मिल रही थी कितने अरसे से, वो ओनरशिप उनको देनी थी, उसकी बात की थी। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि इनके पास है। अच्छा, बिल्कुल एंड पे आ गए प्रोग्राम के। डॉक्टर हुमायूं साहब से भी जवाब ले लें। सर, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई टिकटॉक, ये बिलावल का मैसेज है, तो बहुत सारे जो इवेंट्स हैं वो क्या टिकटॉक की तरफ इशारा कर रहे हैं या कुछ और है? अगर आज के बाद, इस बयान के बाद ये लोग वापस बैठ जाते हैं तो फिर इसका मतलब वाकई यही है कि जो ये कह रहे हैं, जो वकील साहब कह रहे हैं कि ये 10 अगस्त तक है और इस दौरान में जो कहना कर लो, एंड में वही तनख्वाह वही सब कुछ। लेकिन मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगा बिटवीन टू थिंग्स। नंबर 1, ये जो सूबों के डिविजन्स की बात थी ना, इस पे इमरान खान का बड़ा अपना मौक़िफ़ था। उन्होंने पर्सनली कहा भी हुआ है, ऑन मीडिया कहा हुआ है कि मेरा पर्सनली ज़ाती है कि जो डिविजन्स है वो सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए, उनका ज़ाती ख्याल था। और ये आज जो लोग कह रहे हैं उनसे बहुत पहले था। नंबर 2, जो जिस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि डिवीज़न होना चाहिए वो उसका हल नहीं है। जो हसन साहब कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे करने से हल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे मेरिट ना होने का। और मैं थोड़ा सा मोहसिन साहब से बादब पूछूंगा कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पीसीबी से छोटे होंगे या बड़े होंगे? क्योंकि अगर उनसे छोटे हुए तो शायद वो एडमिनिस्ट्रेटर हो जाए, अगर बड़े होंगे तो फिर जब पीसीबी नहीं एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा तो फिर आगे क्या एडमिनिस्ट्रेटर होगा? हुमायूं मेमन साहब, अकील साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।